स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 5 पदार्थ की अवस्थाएं बहुत ही छोटा और अच्छा सा चैप्टर है ये। हमने कल इसमें बॉयल चार्ल्स एवोगैड्रो के नियम पढ़े, उसकी मदद से हमने आदर्श गैस समीकरण के बारे में जाना और फिर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम हमने पढ़ा, गैसों का अणुगतिक समीकरण भी हमने पढ़ लिया। एक और ऐसा ही छोटा सा नियम है गैलू-सेक का नियम, है ना, गैलू-सेक का नियम। तो ये नियम भी बिल्कुल बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो के नियम से समानता दर्शाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बॉयल, चार्ल्स, एवोगैड्रो के नियम थे वो ताप, दाब, आयतन, गैसों के अणुओं की संख्या, इन 3-4 कारकों पर डिपेंड थे। इसको कहा जाता है दाब, है ना, इसको कहते हैं ताप, ये होगा हमारा आयतन और एक गैसों के कणों की संख्या। बॉयल के नियम में हमने देखा था कि V प्रोपोर्शनल टू P, तो उसमें T स्थिर रहता है। चार्ल्स के नियम में P स्थिर था, तो V और T के बीच में संबंध हमने देखा। एक और जो था एवोगैड्रो नियम, उसमें P और T दोनों ही स्थिर थे, तो V और N के बीच में हमने संबंध देखा। अब जो हम गैलू-सेक का नियम पढ़ने जा रहे हैं, गैलू-सेक का जो नियम है वो नियम दाब और ताप, इन दोनों के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। क्या है ये नियम? तो गैलू-सेक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, आयतन अभी तक किसी भी नियम में स्थिर नहीं हुआ था, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा जो होती है वो उस पर आरोपित दाब और लगाए गए ताप के समानुपाती होती है ना। गैलू-सेक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का जो दाब होता है वो उस पर आरोपित ताप के समानुपाती होता है। मतलब इसमें आयतन स्थिर है, दाब ताप के समानुपाती है। हल करें हम इसको तो P बराबर K इंटू T, और इस T को इधर ले आओगे तो P बटे T बराबर K। अब जैसे हर नियम में हम लोगों ने क्या किया था कि माना कि कोई गैस एक है जिसका दाब P1, ताप T1 हो, तो ये होगा आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से मान लो कोई दूसरी गैस है जिसका दाब है P2, ताप है T2, तो गैलू-सेक के नियम से फिर हम क्या करते हैं इसको कि समीकरण 1 व 2 से, है ना, तो क्या हो जाता है P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। ये जो अंतिम समीकरण आता है इससे हम लोग व्यंजक छोटे छोटे सवाल हल करते हैं। तो एक ये छोटा सा नियम और रह गया था गैलू-सेक का नियम। अब आज का अगला नियम हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बॉयल, चार्ल्स, एवोगैड्रो और गैलू-सेक, ये चारों नियम एक दूसरे से रिलेटेड है। अब अगला आज का हमारा जो नियम होगा वो है ग्राहम का विसरण नियम। गैलू-सेक का नियम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट नियम हम शुरू करते हैं, ग्राहम का विसरण नियम। क्या है ये ग्राहम का विसरण नियम? देखिए, ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने गैसों के विसरण की दर और उनके घनत्व के बीच में संबंध स्थापित करना चाहा। पहले तो आप ये समझे कि विसरण शब्द का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने परासरण शब्द तो सुना है, लेकिन विसरण क्या चीज होती है? विसरण को हम इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन, है ना। विसरण मतलब कि डिफ्यूजन यानी कि फैलना। जैसे विसरण का गुण सबसे ज़्यादा गैसों में होता है, वैसे ठोस और द्रव भी फैलते हैं, बहते हैं, परंतु विसरण का गुण गैसों में सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाकर खड़ी रहूँ तो आपको दिखेगा कि अगरबत्ती का धुआं यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, अगरबत्ती के धुएं की सांद्रता इस स्थान पे सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये पूरा कमरा अगरबत्ती के धुएं से भर चुका है। मतलब कि गैसों के जो अणु थे, जो आपने अगरबत्ती की जो स्टिक है उसको जलाई, जिससे कि गैस के अणु निकले और वो अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और पूरे रूम में फैल गए। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति परफ्यूम लगाकर आता है, काफ़ी दूर से वो अपने गेट पे इंटर हुआ है तो हमको उसकी खुशबू अपने आप आ जाती है ना। या कोई बैड स्मेल है, कोई दुर्गंध है, तो वो भी हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि गैसों में विसरण का गुण होता है। तो जो ग्राहम थे उन्होंने गैसों के
विसरण की दर, दर का मतलब क्या होता है, टाइम लिमिट, गैसों के विसरण की दर और घनत्व, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया जिसे ग्राहम का विसरण नियम कहते हैं, है ना। तो ग्राहम का विसरण नियम क्या कहता है, ग्राहम ने विभिन्न गैसों के विसरण की दर का अध्ययन किया और एक नियम प्रस्तुत किया, है ना। बहुत सारी गैसों के विसरण की दर का अध्ययन किया और सबका टाइम लिमिट नोट किया। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि स्थिर ताप और स्थिर दाब पर, स्थिर ताप व स्थिर दाब पर गैसों के विसरण की दर, स्थिर ताप और स्थिर दाब पर गैसों के विसरण की दर, यानी गैसों के फैलने का जो टाइम है, विसरण की दर, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। गैसों के जो विसरण की दर होती है, गैसों के विसरण की दर, उसके घनत्व यानी डी, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। तो इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे कि विसरण की दर समानुपाती है वर्गमूल 1/घनत्व, है ना। तो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम इसको हल करते हैं। विसरण की दर यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट के लिए R इज प्रोपोर्शनल टू √1 डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, D। तो ये है ग्राहम के विसरण नियम का छोटा सा एक समीकरण। अब जिस तरह से हमने बॉयल, चार्ल्स, एवोगेड्रो, गैलुसेक के नियमों को आगे सॉल्व किया कि माना कि हमारे पास में दो गैसें हैं जिसका ताप T1 और दाब P1 या आयतन V1 हो, ठीक उसी तरह से हम इसमें भी वो बात लागू करेंगे कि भैया माना कि हमारे पास में दो गैसें हैं। पहली गैस जिसके विसरण की दर है R1 और जिसका घनत्व है D1, तो विसरण की दर के नियम से क्या समीकरण बन जाएगा हमारा, R1 इज प्रोपोर्शनल टू √1/D1, है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1 समानुपाती है 1/√D1 के। इसको अगर अपन हल करेंगे तो R1 बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक K आएगा, K × 1/D1। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। इसी तरह हम बात करेंगे कि मान लो हमारे पास कोई दूसरी गैस है B जिसके विसरण की दर R2 है और उसका घनत्व D2 है ना। ये हमने एक्स्ट्रा में बात की है, आपको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमको लिखना होगा कि माना कि कोई गैस A है जिसके विसरण की दर R1 और घनत्व D1 हो, तो विसरण की दर के नियम से ये स्टेप बन जाएगा। और माना कि हमारे पास कोई दूसरी गैस है जिसका विसरण की दर R2 और घनत्व D2 हो, तो क्या स्टेप बनेगा हमारा, R2 इज प्रोपोर्शनल टू √1/D2, और हल करेंगे तो R2 इज प्रोपोर्शनल टू बराबर K × D2, है ना। हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर ये 1 है और ये है समीकरण नंबर 2। अब हम इसको समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, देखिए R1, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, है ना। R1 बराबर K √1/D1, और R1 के बराबर ही पे ही लेना है R2, तो R2 बराबर K √1/D2। अब देखो R1 ये पूरी वैल्यू बराबर ये पूरी वैल्यू, तो इसको अगर अपन त्रियक गुणा में लाएं, R2 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, R1/R2, है ना, R1/R2। और क्योंकि ये K और ये K तो कांस्टेंट है ना, इसको तो हम यहाँ ले आए, है ना, और ये चला जाएगा उधर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना त्रियक गुणा में ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी और ये D1 का गुणा 1 में होगा, ठीक है, और इस D2 का गुणा इस 1 में होगा। तो आगे हम लिखेंगे
d2/d1। और चूंकि जो नियतांक होते हैं उनका मान तो नियत होता है, नियत अंक, स्थिरांक, तो k का कुछ नहीं होगा। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। समीकरण 1 ये है, r1 समान बराबर k गुणित 1/d1 और r2 बराबर k गुणित √1/d2। समीकरण 1 व 2 से पहले हमने समीकरण 1 लिख ली, बराबर समीकरण 2 लिख ली, तिर्यक गुणा किया तो ये r2 आया नीचे और ये d1 गया, है ना। ये d2 उधर ऊपर और ये d1 चला जाएगा नीचे, d2/d1। अब क्या होगा, अब आगे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो घनत्व होता है, घनत्व यानी d का मान जो होता है वो आणविक द्रव्यमान का आधा होता है, आणविक द्रव्यमान बटे 2, है ना। घनत्व का दुगना आणविक द्रव्यमान होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। घनत्व गुणित 2 बराबर आणविक द्रव्यमान, यानी आणविक द्रव्यमान घनत्व का दुगना होता है, या यूं कह दो घनत्व आणविक द्रव्यमान का आधा होता है। तो इस हिसाब से सूत्र क्या होगा, घनत्व मतलब कि d और आणविक द्रव्यमान मतलब कि m/2। ठीक है, अब आपको ये मान यहाँ पर रखना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि d1 के स्थान पे हमको लिखना पड़ेगा m1/2 और d2 के स्थान पे लिखना पड़ेगा m2/2। मतलब जहाँ पे d1 और d2 हैं वहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, m1/m2, है ना। अब ये मान जो होते हैं इनको समीकरण 3 में रखने पर, आगे हम लिखेंगे कि d1 और d2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है देखिए, r1/r2 बराबर √d2 के स्थान पे क्या आ जाएगा, d2 का मान क्या है m2/2, m2/2 और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, d1 का मान मतलब कि m1/2, m1/2। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, है ना। एक बार फिर से हम देखते हैं कि हम कहाँ तक हल कर चुके थे, यहाँ तक आ गया था। हमने यहाँ लिखा कि हम जानते हैं कि जो घनत्व होता है वो आणविक द्रव्यमान का आधा होता है। घनत्व मतलब d, आणविक द्रव्यमान मतलब m और बटे 2। तो यदि हम d के स्थान पे m/2 रखते हैं तो d1 के स्थान पे m1/2 और d2 के स्थान पे m2/2 रखने पर, तो समीकरण 3 में मान रख दिए। तो हमने ये मान रखे, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऊपर जाने पर r1/r2 बराबर, इसको हम लिखेंगे √m2/2 और ये ऊपर गया तो 2/m1, 2 से 2 कट गया, तो अंतिम स्टेप क्या आ जाएगा, r1/r2 बराबर √ ये ऊपर तो रहेगा m2 और नीचे रहेगा m1। ये है हमारा ग्राहम के विसरण का नियम का अंतिम व्यंजक, है ना। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार फिर से मैं इसको पूरा समझाती हूँ आपको। देखिए, ग्राहम ने अलग अलग गैसों के विसरण की दरों का अध्ययन करा और विसरण की दर और घनत्व के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को समझाने के लिए जो नियम प्रस्तुत किया उसको ग्राहम का विसरण नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप और स्थिर दाब पर गैसों के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। तो इस आधार पर हमने लिखा विसरण की दर समानुपाती √1 घनत्व, है ना, वर्गमूल के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर समानुपाती शब्द होता तो अपन √ घनत्व लिखते, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती शब्द है इसलिए 1 घनत्व लिखना पड़ रहा है। विसरण की दर को r से प्रदर्शित करते हैं और घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका ग्राहम का विसरण का नियम। अब आगे हमने कंडीशन अप्लाई की कि माना कि हमारे पास में कोई गैस A है जिसका विसरण की दर r1 है और उसका घनत्व d1 है, तो विसरण की दर के नियम से क्या हो जाएगा, r1 समानुपाती √1/d1। हल करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर के बाद कांस्टेंट क्या आता है, ये स्टेप आ गया, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। अगली बात, यदि मान लो हमारे पास कोई दो गैस है, दूसरे नंबर की गैस है जिसका विसरण की दर r2 और उसका घनत्व d2 है, तो r2 is proportional to √1/d2। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, r2 बराबर के √1/d2। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है ना। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 ये रहा, इसको पूरा उतार लिया हमने, r1 बराबर k गुणित √1/d1 और समीकरण 2 क्या है, ये रहा r2 बराबर k गुणित √1/d2।
त्रिगुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो R1 बटे R2 और D2 बटे D1, है ना, ये D2 बटे D1 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि घनत्व का मान आणविक द्रव्यमान बटे 2 के बराबर होता है, तो घनत्व मतलब D बराबर m बटे 2, D1 रखोगे तो m1 बटे 2 होगा और D2 रखोगे तो m2 बटे 2 होगा। तो ये वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, तो देखो ऊपर क्या लिखा, R1 बटे R2, D2 के स्थान पे m2 बटे 2 और D1 के स्थान पे m1 बटे 2। अब इसको अपन ने हल किया तो R1 बटे R2 तो ऐसे ही बराबर अंडर रूट, ये बटे की संख्या ऊपर जाएगी तो 2 बटे m1 हो जाएगा, 2 से 2 क्रॉस हो गया तो बचा क्या अंत में, R1 बटे R2 बराबर अंडर रूट m2 बटे m1। तो ये है हमारे गैसों के विसरण की दर का नियम। तो ये नियम अंत में क्या कहता है कि गैसों के विसरण की दर उनके आणविक द्रव्यमानों के वर्गमूल के बराबर होती है। बराबर दिख रहा है ना हमको यहाँ पर। तो यहाँ पे R1 और R2 क्या है, गैसों के विसरण की दर, और M1 और M2 क्या है, गैसों का आणविक द्रव्यमान। तो ये प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे की हम बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हम लोगों ने आदर्श गैस समीकरण तो पढ़ा हुआ है ना। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर nRT। अब यदि मान लो कि आदर्श गैस समीकरण में हमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़े, संशोधन मतलब कि कुछ चेंजेस करना पड़े, तो संशोधन करने के बाद जो नया समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को वॉन डेर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है कि वॉन डेर वाल्स समीकरण क्या है, वॉन डेर वाल्स समीकरण क्या है ना। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हम जानते हैं कि जो आदर्श गैसें होती हैं वो आदर्श गैसें क्या करती हैं, आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं, और जो वास्तविक गैस होती है वो आदर्श गैस समीकरण का पालन बिल्कुल भी नहीं करती है। तो जो आदर्श गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, किसका पालन करती हैं, वो PV बराबर nRT का पालन करती है। इसको हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। इस आदर्श गैस समीकरण को P क्या चीज है, P तो है भाई दाब, और V क्या चीज है, V है आयतन, और nRT क्या है, N गैसों के कणों की संख्या, R गैस स्थिरांक और T होता है परमताप। अब यदि इस आदर्श गैस समीकरण के दाब और आयतन में कुछ संशोधन कर दिया जाए तो संशोधन करने के पश्चात जो नया समीकरण मिलेगा उसको हम आदर्श गैस समीकरण न बोलते हुए उसको कहेंगे हम वॉन डेर वाल्स समीकरण, है ना। ये तो आपका आदर्श गैस इक्वेशन है ना। तो यदि हम आदर्श गैस समीकरण के दाब और आयतन में कुछ संशोधन कर दें तो जो नया समीकरण हमको प्राप्त होता है उसको हम वॉन डेर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो वॉन डेर वाल्स समीकरण बनता कैसे है, हमें दाब और आयतन में संशोधन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं दाब में संशोधन। दाब में संशोधन जब किया जाता है तो क्या करते हैं, हमें P के स्थान पे लिखना होता है P प्लस A/V², है ना। ये A/V² जो है ये क्या चीज़ है, इसको हम जानते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण में P का अर्थ होता है दाब, लेकिन यदि हम इसमें परिवर्तन कर दें तो इसमें जो स्मॉल a है, ये स्मॉल a क्या चीज़ है, ये है वॉन डेर वाल्स स्थिरांक, है ना, वॉन डेर वाल्स स्थिरांक। P तो एग्जैक्टली P मतलब दाब है, और V का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि V जो है वो वेग के लिए है ना। अब यहाँ पे ये बताया कि जब हमको आदर्श गैस समीकरण में किसी एक गैस के लिए संशोधन करना पड़ता है तो P के स्थान पे P प्लस A/V² लिखते हैं, परंतु यदि हमको यही संशोधन बहुत सारे गैसों के अणुओं के लिए करना पड़े तब हम क्या कर देंगे, बहुत सारे, देखो एक अणु के लिए संशोधन अगर आपको करना होगा तब आपको P के स्थान पे ये रखना होगा P प्लस A/V², कब, एक अणु के लिए। लेकिन जब आपको अनेक अणुओं के लिए संशोधन करना पड़े, अनेक अणुओं के लिए जब हमें संशोधन करना पड़ेगा तब वो हो जाएगा P बराबर P प्लस AN
बटे an² है बटे v², है ना। मतलब बहुत सारे अणुओं के लिए करना पड़े तो n² और एक अणु के लिए करना पड़े तो Pa बटे v²। ये क्या चीज़ है? ये वॉन डर वाल्स स्थिरांक a है, v वेग है, n कणों की संख्या है। तो ये तो हो गया दाब में संशोधन। और अगली चीज आती है आयतन में संशोधन, है ना। तो आयतन में संशोधन के लिए बताया गया है कि जिस प्रकार दाब में संशोधन किया जाता है वैसे ही आयतन में भी संशोधन किया जाता है। जब एक अणु के लिए आयतन में संशोधन करते हैं, एक अणु के लिए जब संशोधन कर रहे हैं तो v बराबर v माइनस बी रखेंगे। जब एक अणु के लिए कर रहे हैं तो v बराबर v माइनस बी। बी क्या है? जैसे a क्या चीज है? वॉन डर वाल्स स्थिरांक, वैसे b भी क्या है? ये भी वॉन डर वाल्स स्थिरांक है ना। लेकिन जब हमको यही संशोधन बहुत सारे अणुओं के लिए करना पड़े, अनेक अणुओं के लिए करना पड़े, तो v बराबर आ जाएगा v माइनस एन बी, v माइनस एन बी, ये मान हमको रखना पड़ेगा। तो आदर्श गैस समीकरण में जब दाब और आयतन दोनों में संशोधन कर देते हैं तो संशोधित वॉन डर वाल्स समीकरण, संशोधित आदर्श गैस समीकरण को ही वॉन डर वाल्स समीकरण कहते हैं, है ना। अब अंत में हम ये लिख सकते हैं कि एक अणु के लिए वॉन डर वाल्स समीकरण कैसा होगा? एक अणु का वॉन डर वाल्स समीकरण अगर आपको लिखने को कहा जाए तो आप कैसे लिखोगे? एक अणु के लिए देखो PV बराबर nRT था, ये क्या था? आदर्श गैस समीकरण। लेकिन हमको पूछा है कि एक अणु के लिए वॉन डर वाल्स समीकरण कैसे लिखोगे, तो P की जगह पे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? P प्लस A बटे v², है ना। और V के स्थान पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? V माइनस बी और बराबर nRT तो आप एज इट इज ही लिखोगे। ये किसके लिए है? सिर्फ एक अणु के लिए संशोधित आदर्श गैस समीकरण कह लो या वॉन डर वाल्स समीकरण। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अनेक अणुओं के लिए, बहुत सारे अणुओं के लिए अगर आपको वॉन डर वाल्स समीकरण लिखना हो, अनेक अणुओं के लिए वॉन डर वाल्स समीकरण लिखना हो, तब क्या करोगे? तो तब हमको लिखना पड़ेगा P प्लस an² बटे v², है ना। और यहाँ लिखना पड़ेगा v माइनस एन बी बराबर nRT, ठीक है। तो ये है संशोधित वॉन डर वाल्स समीकरण बहुत सारे अणुओं के लिए, और ये एक अणु के लिए वॉन डर वाल्स समीकरण। तो ये प्रश्न जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लेवल का है, बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है ना। तो ये हुआ हमारा वॉन डर वाल्स समीकरण। अब आगे की हम बात करते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये जो आपका चैप्टर है पदार्थ की अवस्थाएं ब्रैकेट में द्रवीय तथा गैसीय। तो गैसीय अवस्था के तो हमने सारी गुणों के बारे में चर्चा कर ली है, जितने भी नियम थे उन सभी नियमों को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। लेकिन अब हम पदार्थ के द्रवीय अवस्था की बात करते हैं, यानी अब हम ऐसे टॉपिक्स लेंगे जो पदार्थ के द्रव वाले गुणों को प्रदर्शित करते हैं। केवल 2 टॉपिक हैं इसके अंदर। कौन कौन से 2 टॉपिक हैं हम पढ़ते हैं उसको। जैसे सबसे पहले इसमें बताया गया है कि श्यानता क्या होती है, श्यानता, है ना, या विस्कासिता। श्यानता या विस्कासिता किसे कहते हैं? विस्कोसिटी भी कहते हैं इसको। देखिए, श्यानता शब्द का मतलब होता है कि जो द्रव होते हैं, द्रवों का एक स्वाभाविक नेचर होता है कि जब द्रव को हम तिरछा कर देते हैं तो पानी नीचे की ओर बहता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में पानी है ना, और इस पानी को हम इस तरीके से नीचे फ्लो करेंगे तो ये पानी गिरेगा। तो ये द्रवों का एक बहुत ही कॉमन सा नेचर है कि द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है, एकदम क्लियर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द्रवों में बहने का स्वाभाविक गुण होता है, द्रवों में बहने का स्वाभाविक गुण होता है। आप किसी भी द्रव की बात कर लो, मैंने भी आपको पानी बताया, सैनिटाइजर आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, शहद, दूध,
तेल, ये सब क्या है, ये द्रवों के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये बहते हैं, स्वाभाविक सी बात है। परंतु शानता द्रवों का वह गुण है जो द्रव को बहने से रोकता है ना। परंतु आगे हम लिखेंगे द्रवों का वह गुण जो उसके बहने का विरोध करता है, जो उसके बहने का विरोध करता है, उसे शानता कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, शानता कहते हैं। द्रवों का वह गुण जो उसे बहने से रोकता है या उसके बहने का विरोध करता है, उसको हम शानता या विस्कोसिटी कहते हैं। देखिए, कुछ द्रव तेजी से बहते हैं, जैसे पानी और तेल, है ना। तेल सभी प्रकार का, मिट्टी का तेल हो जिसको हम केरोसिन भी कहते हैं, या घरेलू जो हमारा मीठा तेल होता है, सरसों का तेल होता है। तेल की भी अलग अलग कैटेगरी है, मिट्टी का तेल और सरसों का तेल। इन दोनों में से मिट्टी का तेल ज़्यादा तरल, ज़्यादा कह सकते हैं कि पतला है। पतले के लिए हम तनु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि जो तनु द्रव होते हैं, तनु द्रवों की शानता कम होती है। मतलब जो द्रव आसानी से बहते हैं ना, जो द्रव जितनी जल्दी बहते हैं, उनकी शानता कम होती है। परंतु जो सांद्र द्रव होते हैं, सांद्र द्रवों की शानता अधिक होती है। सांद्र द्रव बहुत धीमी गति से बहते हैं, तो ऐसे द्रव जो तीव्र गति से बहते हैं उनकी शानता कम होती है, और ऐसे द्रव जो बहुत मंद गति से बहते हैं उनकी शानता बहुत अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शानता होती है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बहने की गति के। आई बात समझ में? मतलब कि यदि किसी द्रव के बहने की गति ज़्यादा है तो शानता कम होगी, और यदि किसी द्रव के बहने की गति कम है तो शानता अधिक होगी। जैसे कि ग्लिसरीन और शहद, ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। ग्लिसरीन और शहद, या हमारे घर में हमारी मम्मी चाशनी बनाती हैं, है ना। ये तीन ऐसे द्रव हैं जो काफ़ी गाढ़े द्रव हैं। सांद्र का मतलब होता है गाढ़े द्रव। गाढ़े द्रवों की जो शानता होती है क्या होगी? गाढ़े द्रव धीरे धीरे बहते हैं तो गाढ़े द्रव की शानता अधिक होती है, जबकि पतले द्रव जैसे कि केरोसिन, मिट्टी का तेल जिसको हम कहते हैं, और जल, ये पतले द्रव हैं। एल्कोहल, ये कैसे द्रव हैं? ये पतले हल्के द्रव हैं, है ना। तो पतले द्रवों की शानता कैसी होगी? कम होती है। कितनी सिंपल सी चीज़ है। कोई भी आपसे कहे कि भैया कौन से द्रव की शानता अधिक और कौन से द्रव की शानता कम है, तो आप उसको ऐसे बहा कर देख लो। जो जल्दी बहता है उसकी शानता कम, और जो धीरे धीरे बहता है उसकी शानता अधिक होती है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। आगे बताया गया है कि जो शानता होती है उसको ग्रीक अक्षर ईटा, ऐसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। शानता को ईटा अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी इकाई पॉइज होती है। शानता की जो इकाई है POISE, पॉइज होती है। परंतु एसआई पद्धति में इसकी इकाई कुछ और है। एसआई मात्रक जो होता है ना, इसकी जो एसआई पद्धति में इकाई है वो है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये इसकी इकाई है, और इसको डाइन सेकंड में भी व्यक्त करते हैं। इसके अलावा हम इसको डाइन सेकंड में भी व्यक्त करते हैं। इसकी इतनी सारी इकाइयां हैं, ठीक है ना। ईटा अक्षर से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई पॉइज होती है। एसआई पद्धति में किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, पर इसको हम डाइन सेकंड भी लिख सकते हैं। अब कुछ द्रवों की हम शानता देखते हैं, जैसे जल। तो जल की शानता बताई गई है 10.2 ईटा, है ना। इसके अलावा बेंजीन की शानता बताई गई है 6.27 ईटा, और
पारा मतलब मरकरी जो कि गाढ़ा होता है, इसकी शांतता बताई गई है 102.27 ईटा। अब देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा शांतता का मान किसका है? 102.27, यानी ये गाढ़ा द्रव है। इसके बाद जल 10.2 और सबसे कम शांतता है बेंजीन की। मतलब इन तीनों में बेंजीन एकदम पतला द्रव होगा, जिसकी शांतता ज़्यादा वो उतना गाढ़ा, जिसकी शांतता कम वो उतना ही पतला द्रव होता है ना। अब एक और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि शांतता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। बहुत सिंपल सी बात है, शांतता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है ताप। आप ही सोचिए ताप बढ़ाने पर क्या होगा। इमेजिन करो कि शहद अपने घरों में नॉर्मली होता है, शहद को गिराते हैं तो धीरे धीरे गति करता है। शहद को अगर अपन गर्म कर देंगे तो क्या होगा? पतला हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर द्रव पतला होगा और पतले द्रवों की शांतता कम होती है। तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की शांतता घटती है और ताप कम करने पर शांतता बढ़ती है ना। कितनी सिंपल सी चीज़ है। अगली बात, दाब बढ़ाने पर, मतलब ताप जो होता है ना वो शांतता के ताप बढ़ाने पर शांतता कम हो रही है ना, तो ताप इज प्रोपोर्शनल टू 1/ईटा, है ना। समझ में आ गई कि शांतता जो होती है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। यूं लिख देते हैं, ईटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर शांतता घटती है, ताप कम करने पर शांतता बढ़ती है। परंतु दाब के लिए क्या है? ईटा इज प्रोपोर्शनल टू पी, यानी दाब बढ़ाएंगे तो शांतता बढ़ेगी, दाब कम करेंगे तो शांतता भी कम होगी। यानी प्रेशर बढ़ाने पर जो द्रव होते हैं उनके अणु और पास आ जाते हैं तो वो द्रव गाढ़े हो जाते हैं और गाढ़े द्रव की शांतता ज़्यादा होती है। परंतु प्रेशर कम करेंगे तो अणु दूर दूर चले जाएंगे, मतलब पतले हो जाएंगे, तो शांतता अपने आप कम हो जाएगी। और अगली बात आती है अणुभार। तीसरा इसका जो कारक है वो है अणुभार। द्रवों का अणुभार बढ़ने के साथ साथ शांतता भी बढ़ती है। अणुभार मतलब कि आणविक द्रव्यमान। जिस द्रव का आणविक द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसकी शांतता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे? जल और बेंजीन का एग्जाम्पल देखें। H2O का अणुभार कितना है? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, जोड़ो 2 और 16 18। जल के अणु का अणुभार 18 है। बेंजीन का निकालें, C6H6, बेंजीन के एक अणु का 12 गुणित 6 और 1 गुणित 6, 12 छंग 72 और 6 कितना हो गया? 78। आप ही देख लो कि जिसका अणुभार जितना ज़्यादा होता है उसकी शांतता उतनी ही ज़्यादा होती है। पारा जो होता है मरकरी, इसका जो परमाणु भार है, पारा का एटॉमिक नंबर तो होता है 80 का दुगना ही होगा, मतलब 160 162 के करीब होगा। तो उसका अकेले का वो परमाणु द्रव्यमान है, वो अणुभार के अंतर्गत नहीं आएगा। अणुभार किसको कहते हैं? कि जब किसी अन्य अणु के साथ में जुड़ता है, ये तो अकेला परमाणु है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था शांतता, जो कि द्रवों के गुणों को प्रदर्शित कर रहा था। एक और द्रव का ही गुण है पृष्ठ तनाव, उसको भी हम जान लेते हैं, जिससे हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? टेंशन का मतलब तो टेंशन, मतलब कि तनाव, दबाव, टेंशन, है ना। क्या होता है ये? पृष्ठ यानी कि सरफेस, यानी किसी द्रव की सतह पर जब तनाव उत्पन्न होता है तो उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। कैसे होता है देखते हैं अपन। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी जो द्रव के अणु होते हैं, जैसे ये बीकर है ना, इस बीकर के अंदर द्रव के अणु भरे हुए हैं। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना। इस तरीके से ये द्रव के अणु हैं, इसको हम यहाँ बना लेते हैं ऐसे। अब क्या होता है कि जो द्रव के अणु हैं, उन अणुओं में से जो नीचे स्थित अणु होते हैं, ये वाले अणु, ये बीच वाला जो अणु होता है, ये अपने आसपास के अणुओं से चारों तरफ से आकर्षण महसूस करता है। मतलब जो बीच वाला द्रव का कण है वो इधर से भी खिंचाव महसूस कर रहा है, इधर से भी और इधर से भी, चारों तरफ से इसके आसपास के अणु इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। परिणाम स्वरूप भी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, क्योंकि सब तरफ से बराबर बल लग रहा है। तो ये बीच वाले अणु जो होते हैं वो अपने आसपास के जल के अणुओं द्वारा खिंचाव महसूस करते हैं, तो उनकी जो स्थिति है वो वैसी की वैसी बनी रहती है। परंतु वे कण
जो सतह पर स्थित होते हैं, जो सबसे ऊपर वाले अणु हैं, ये देखो ये वाला अणु, ये इधर से खिंचाव महसूस कर रहा है, इस तरफ से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब वो अपने नीचे और चारों तरफ से खिंचाव महसूस कर रहा है, परंतु ऊपर इसको खींचने वाला कोई नहीं है क्योंकि द्रव के अणु इतने ही है। तो ऐसा इस कण के साथ भी हो रहा है, ऐसा इस कण के साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है। तो इस आकर्षण और इस खिंचाव के कारण जो द्रव होता है उसकी जो सतह होती है वो तन जाती है, तनी हुई झिल्ली के समान प्रतीत होती है, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, है ना। कि द्रव की सतह के अंदर जो अणु है वो तो अपने चारों तरफ के अणुओं से खिंचाव महसूस करते हैं, परंतु द्रव के वे कण जो कि सतह पर स्थित होते हैं वो अपने आसपास के अणुओं से खिंचाव महसूस करते हैं। इनके ऊपर बल लगाने के लिए कोई अन्य कण नहीं होता है, इसलिए द्रव के अणुओं की जो सतह होती है वो तनी हुई झिल्ली के जैसी फील होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे बताया गया है कि द्रव की सतह का क्षेत्रफल भी जिससे कम होने लगता है। जब पृष्ठ तनाव होता है तो खिंचाव महसूस करता है ना, तो क्षेत्रफल को भी ये कम कर देता है। अच्छा, पृष्ठ तनाव को गामा अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी जो इकाई होती है CGS पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर, डाइन बटे सेंटीमीटर होती है पृष्ठ तनाव की इकाई, याद रखना अच्छी तरह से। परंतु एसआई पद्धति में इसकी जो इकाई होती है वो कुछ बदल जाती है, जूल प्रति मीटर, जूल बटे मीटर, या इसको हम न्यूटन प्रति मीटर भी कहते हैं। न्यूटन प्रति मीटर शायद स्क्वायर हो सकता है, न्यूटन प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर था, है ना। तो ये कुछ अलग अलग इकाइयां हैं। जल का पृष्ठ तनाव बताया गया है, ऑब्जेक्टिव में आता है। जल का पृष्ठ तनाव कितना होता है? 7.28 गुणित 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर। अच्छा, एक बात बहुत काम की है जो आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से। ये तो कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जिनको कि हमें लिखना ही होता है ना, इसको समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो CGS और SI पद्धति में आप लोग फिजिक्स में जो इकाइयाँ निकालना सीखते हैं उसी के अकॉर्डिंग से इकाइयाँ बताई गई है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने कभी स्विमिंग की होगी पानी पे, पानी में जब भी हम स्विमिंग करते हैं तो हम इस तरीके से डाइंग करते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पानी होता है अगर मछली भी उस पर तैरती है तो मछली की जो बॉडी होती है वो धारा रेखीय होती है ना, इस तरह से होती है मछली का शरीर। ये तो मछली का शरीर धारा रेखीय होने के कारण केवल ये हिस्सा ही पानी से टकराता है, तो मछली को अंदर डाइंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग भी जब पानी में स्विमिंग करते हैं तो इस तरीके से पानी में जाते हैं, लेकिन कभी देखना आप लोग अनुभव करके कि पानी पे अगर आप ऐसे सीधे के सीधे कूद जाओगे तो क्या होगा। पानी पे से सीधे कूदने पर हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी पत्थर के ऊपर गिर चुके हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ये पानी की जो सतह होती है वो खिंच जाती है, इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है और एक खिंचाव के कारण बहुत जोर से इस पर चोट लगती है, जैसे कि हम किसी पत्थर पे कूदे हों। तो पृष्ठ तनाव ही इसका मुख्य कारण होता है ना। अब एक और पृष्ठ तनाव से संबंधित छोटा सा प्रश्न आता है कि वैसे तो ऑब्जेक्टिव के रूप में 1 नंबर में आता है कि द्रव की बूंद गोलाकार क्यों होती है। द्रव की बूंद गोलाकार क्यों होती है। आपने देखा होगा कि पानी की बूंदें हमेशा गोल ही होती है, क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। एक शब्द में पूछेंगे कि द्रव की बूंद गोलाकार क्यों होती है तो हम जवाब देंगे पृष्ठ तनाव के कारण। कैसे? तो हम जानते हैं ना कि द्रव की जो बूंद है वो अपने चारों तरफ से खिंचाव या आकर्षण महसूस करती है। द्रव को, पानी के कण को आसपास के कण जो होते हैं वो सब तरफ से खींचते हैं, जिसके कारण उसकी आकृति गोलाकार हो जाती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण इसका जो क्षेत्रफल होता है पानी की बूंद का, वो क्योंकि सब तरफ से खींचते हैं ना, तो उसका क्षेत्रफल कम से कम करने की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। कम क्षेत्रफल करने के कारण और पृष्ठ तनाव के कारण इसकी बूंद गोलाकार होती है ना। तो ये हमारे चैप्टर 5 के लगभग सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा एग्जाम में, और अगर कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं हमारे तो हम उन संख्यात्मक प्रश्नों को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।